गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप लोगों का पशुपालन का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर चुका था चैप्टर फर्स्ट में, उसमें विटामिन्स के कार्य या कार्बोहाइड्रेट के कार्य या वसा के कार्य हम लोगों ने जो रीड किए थे। अब नेक्स्ट जो उसमें 2 पॉइंट और बचे हुए थे वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें से विटामिन के कार्य पूछे जाते हैं। खनिज लवण में कार्य के साथ या तो कार्य पूछ ले या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इन तत्वों के खनिज लवण जो है उनमें कौन कौन से लवण है, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, उनका शरीर में क्या उपयोग है या क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग इनके नोट्स जो इसमें लिखे हैं आपके सामने, इनको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और समझा भी दूंगा और दे भी दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले विटामिन के कार्य। पशुओं के शरीर, सबसे पहली बात हम किसकी बात कर रहे हैं? पशुओं के शरीर की। तो उसमें विटामिन का सबसे पहला कार्य है रोगों से रक्षा करना। जो हमारे शरीर में काम है वही पशुओं के शरीर में भी है कि विटामिन जिस मात्रा में होगा, विटामिन क्या करता है कि रोगों के कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, मतलब कोई भी रोग पशुओं में होने वाला है तो उसको रोकने के लिए प्रोटीन विटामिन सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। तो रोगों की रक्षा करना सबसे पहला कार्य होगा विटामिन का। दूसरा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इन पॉइंट्स को पूरा पूरा लिखना है आपको। जैसे पशुओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, या जो भी हम जैसे दूध उत्पादन क्षमता होती है या पशुओं से जो भी प्राप्त होता है मांस उत्पादन क्षमता होती है, तो उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि का काम भी कौन करेगा? विटामिन। अगला है शारीरिक वृद्धि। तो यहाँ भी हम पॉइंट लिखेंगे कि विटामिन जो है पशुओं की शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। ये क्या है? हमारे शरीर में जो भी हड्डी है, दांत है, इन्हें बनाने में मदद करता है। जैसे अगले पॉइंट में लिखा हुआ है एक नया भ्रूण बनना है, तो इन सभी में विटामिन का यूज होता है। तो विटामिन शारीरिक वृद्धि, पशुओं की शारीरिक वृद्धि में भी सहायक है। अगला है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि विटामिन क्या करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि अच्छे से, हमारे पशुओं की शारीरिक वृद्धि अच्छे से हो सके। अगला है भ्रूण विकास में आवश्यक। जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो प्रजनन में भ्रूण के विकास के वक्त विटामिन कार्य करता है, जिससे कि भ्रूण विकसित हो सके, बन सके। इसीलिए विटामिन की आवश्यकता पशुओं के शरीर में होती है। और प्रजनन क्षमता में वृद्धि। प्रजनन क्षमता, नर या मादा किसी भी पशु की बात की जाए तो उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से विटामिन का यूज प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब इसी में सेकंड पॉइंट जो था आपका, जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ इसका पॉइंट खनिज लवण। तो खनिज लवण में आपको इन तत्वों के नाम भी लिखने हैं, संकेत भी लिखने हैं और इनसे क्या होता है ये भी आपको लिखना है। क्या होता है? सबसे पहले कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, एक ऐसा तत्व जो हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है। हमने भी अधिकतर सुना है कि हमारे दांत जो है वो कैल्शियम से बने। हम टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं तो बताते हैं कि जो टूथपेस्ट है कैल्शियम के लिए है, ताकि आपके दांतों को चमक आ जाए, ये जो भी है। तो कैल्शियम क्या करता है? हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है। फिर दूसरा है फास्फोरस, P4 फास्फोरस। ये क्या करता है? प्रजनन में सहायता करता है। इसलिए फास्फोरस प्रजनन वृद्धि को बढ़ाता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है पशुओं के लिए। Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। और पशुओं के शरीर में मैग्नीशियम जो है उसके कारण हड्डियां जो टूट फूट होती है वो मरम्मत भी होती है, मजबूत भी होती है, और नई हड्डियों के लिए या उनके निर्माण के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है खनिज लवण कॉपर, Cu मतलब कॉपर या तांबा जिसे बोलते हैं। ये तत्व क्या करता है? रक्त की कमी से बचाता है। वैसे तो Fe जो लोहा होता है उससे रक्त की कमी पूरी होती है, लेकिन ये उसके लिए कुछ एंजाइम्स बनाता है, जिनकी मदद से एंजाइम को विकसित करता है, एंजाइम को जगाता है, जिससे रक्त की कमी ना हो। Mg में जो हड्डियों का निर्माण होता है इसमें लकवा ना हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर में क्या करता है? हड्डियों का निर्माण जो हो रहा है वो रक्त की कमी जो है वो पूरी कर रहा है, ताकि इसमें कोई परेशानी ना हो। बेसिकली सबसे ज्यादा तांबा जो यूज हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि एंजाइम को सक्रिय कर देता है।
अगला है झेडेन, त्वचा, हड्डी और प्रजनन तीनों के विकास में सहायक है। मतलब झेडेन का उपयोग अगर हम पशुओं के लिए करें तो त्वचा निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। और आखिरी तत्व है Fe, जिसे हम बोलते हैं लोहा। क्या करता है? पशुओं के शरीर में रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करेगा? लोहा करेगा। ठीक, इस तरीके से खनिज लवण का उपयोग किया जाता है। ये जो पॉइंट आपको समझाए थे, इनमें से एक न एक क्वेश्चन कंफर्म बनता ही है। या तो विटामिन के कार्य पूछ लें, वसा के कार्य पूछ लें, कार्बोहाइड्रेट के कार्य पूछ लें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पशु आहार मूल्यांकन विधि। ठीक, बात करते हैं पशु आहार मूल्यांकन विधि का मतलब यहाँ क्या है कि जब हम पशुओं को आहार प्रदान कर रहे हैं तो पहले उसका मूल्यांकन करें कि उसके लिए कितना आवश्यक है और कितना नहीं है। जितनी अधिक मात्रा में आप प्रोटीन, विटामिन या आवश्यक तत्व देते हैं उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा दे दिया जाए तो भी नुकसानदायक होता है। जैसे हम लोग भी ये जानते हैं कि इनका ज़्यादा ग्रहण करने से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे ही पशुओं को संतुलित आहार देना जरूरी है। संतुलित आहार का मतलब कि लिमिटेड, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो उसके संतुलित आहार की गणना करने के लिए पशु आहार का मूल्यांकन आवश्यक है। तो पशु आहार मूल्यांकन की विधियां आपकी बुक में दी हुई हैं। रासायनिक विधि, भौतिक विधि, इन विट्रो विधि एंड इन विवो विधि। 4 विधि है। फिर से कौन कौन सी? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, इन विट्रो विधि और इन विवो विधि। ठीक, इन 4 में से 2 को आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो पहली है रासायनिक विधि और दूसरी इन विवो विधि। मैंने भी दोनों के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि इन दोनों को आपको बेसिकली नोट करना है। जैसे सबसे पहले रासायनिक विधि की बात करें तो रासायनिक विधि में क्या होता है कि रसायन की मात्रा के अनुसार उस आहार के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कच्चे रेशे और नाइट्रोजन मुक्त 2 चीजें प्राप्त की जाती है। मीन्स पशुओं ने जो आहार ग्रहण किया है उस आहार को हम देने के पहले देखते हैं कि उसमें कच्चे रेशे जो होते हैं, वो जो कच्चे रेशे जो पशुओं के मलमूत्र से भी प्राप्त किया जाता है, उनसे पता चलता है कि कितना अपाच्य भाग है। जितने ज्यादा कच्चे रेशे होते हैं उतना ज्यादा अपाच्य भाग होता है। तो हम रासायनिक विधि में यही लिखेंगे कि इसमें कच्चे रेशों की गणना की जाती है जो कि अपाच्य भाग होता है, और नाइट्रोजन मुक्त, जो नाइट्रोजन मुक्त हो रही है उसकी गणना की जाती है, जिसे हम पाच्य भाग कहते हैं। इस तरीके से अपाच्य और पाच्य भाग की गणना करके रासायनिक विधि द्वारा हम पशु आहार का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, इसी तरीके से अब बात करें इन विवो विधि। इन दोनों के बारे में नहीं है, इस विधि के बारे में अगला आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस विधि में देखें इन विवो विधि क्या होती है? खाद्य पदार्थों की पाचकता, मतलब उस पशु ने खाद्य पदार्थ को कितना पचाया, वही है जो मेथड हम यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। इसमें क्या होता है? TDN की वैल्यू देखी जाती है। TDN जो कि ऊर्जा का मान होता है, उसे हम TDN लिखते हैं। जब इस विधि में पशुओं ने आहार को ग्रहण किया तो उससे कितनी ऊर्जा मिल रही है उसकी गणना की जाती है। इसकी गणना के लिए फिर से 2 विधियां समझाई गई है, पाचकता परीक्षण विधि और सूचक विधि। इन दोनों विधियों में से उपयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि TDN कितना है या ऊर्जा का मान कितना है जो पशुओं के आहार में दिया जा रहा है। ठीक, तो इन सब से जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो एक ऑब्जेक्टिव भी बनने लायक क्वेश्चन है आपका, कि पाचन गुणांक का सूत्र क्या है। हो सकता है कि एक शब्द में पूछ लिया जाए पाचन गुणांक का सूत्र क्या है, या रिक्त स्थान में पूछ लिया जाए। तो पाचन गुणांक क्या होता है? खाए हुए चारे में पोषक तत्व की मात्रा। पशुओं ने जितना चारा खा लिया उसमें कितने पोषक तत्व थे, ठीक है। फिर उसमें से हम गोबर में निकले पोषक तत्व की मात्रा को ज्ञात करते हैं।
जितना खाया हुआ चारा था उसमें पोषक तत्व की मात्रा और उसमें से गोबर में निकले हुए पोषक तत्व की मात्रा को कम कर दिया और उसको पूरे खाए हुए चारे की कुल मात्रा से भाग लगा देते हैं। फिर से सुनना, खाए हुए चारे में पोषक की मात्रा, उसमें से हम गोबर में पाए गए पोषक तत्व की मात्रा को घटा देते हैं और उसको कुल चारे की मात्रा से भाग लगाकर गुणित 100 से गुना कर देते हैं। तो यह हमें क्या मिल जाएगा? पाचन गुणांक। ठीक, तो इस तरीके से हम पाचन गुणांक की मदद से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे पशु का पाचन गुणांक क्या है और उसके हिसाब से उसका कितना आहार होना चाहिए या उसे कितना आहार दिया जाना चाहिए। इस तरीके से हम उसके आहार की गणना कर पाते हैं। इसके आगे इस चैप्टर में आपको चारे के बारे में समझाया गया है कि चारे किस किस प्रकार के होते हैं, मोटे चारे, दाने चारे, जो भी हैं। तो मैं इन टॉपिक्स को आपको नेक्स्ट क्लियर करूंगा। ठीक, आप इन्हें नोट कर लें। इसके बाद आपके अगले लेक्चर में मैं वो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लियर करूंगा, जहां आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।